नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक वीडियोस की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है Q&A सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो यूपीएससी लेवल की है या नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक and be a CA master with this Q&A series, that is with reference to the old Monpa handmade paper which is seen in the news. Consider the following statements. Recently old Monpa handmade paper जो है न्यूज़ में का चर्चा का विषय बना हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सामने हैं आपके, उसको डिस्कस करने हैं। पहला ऑप्शन है इट इज़ अ हेरिटेज हैंडमेड पेपर आर्ट फॉर्म ऑफ द तवांग एरिया ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। यानी एक क्या है, ये पौराणिक पेपर बनाने की कला है जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में बनाई जाती है। दूसरी, द फाइन टेक्सचर्ड मोनपा हैंडमेड पेपर विल बी मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री कॉल्ड शुगुशेंग। यानी अरुणाचल प्रदेश के लोकल रीजन में पाई जाने वाली एक पेड़ जिसे हम शुगुशेंग के नाम से जानते हैं, उसके बार्क से इसे बनाया जाता है। बार्क यानी आप कह सकते हो पेड़ का छल्ला। तो शुगुशेंग एक पेड़ है, ठीक है, उसके छल्ले से ये बनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड हाइम्स इन द मोनास्ट्रीज। यानी बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो मंत्र हैं, ठीक है, उसे क्या है आपको इस पेपर पर लिखा जाता था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपको 5 सेकेंड में देता हूँ। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। आइए देखते हैं इसके आंसर को। द आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी 1, 2 and 3, यानी तीनों के तीनों जितने भी हमारे क्या थे ऑप्शंस थे वो सही थे। इसे डिस्कस करते हैं। पहला, ये न्यूज़ में क्यों था? KVIC, अगर आप जानते हो तो KVIC स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, MSME के अंडर ही आता है। और इट ब्रिंग्स अलाइव 1000 ईयर्स ऑफ ओल्ड मोनपा हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री इन तवांग टू रिवाइव द हेरिटेज आर्ट। मैं आपको बता दूं पिछले 1000 वर्ष पूर्व इस तरह की जो कला थी, पेपर बनाने की कला, अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में काफ़ी ज़्यादा क्या थी, प्रचलित थी। और इस तरह के पेपर्स जापान, थाईलैंड, भूटान, तिब्बत जैसे देशों में क्या किए जाते थे, पहुंचाए जाते थे, क्योंकि उस वक्त उस देश में ऐसी पेपर बनाने की तकनीक मौजूद नहीं थी। परंतु आज के समय में क्या है, ये आपको पेपर बनाने की जो कला है वो पूरी तरीके से लुप्त होती चली जा रही थी। इससे बचाने के लिए, इसके एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए KVIC ने क्या किया, आपको इसकी इंडस्ट्रीज तवांग रीजन में लगानी शुरू कर दी है, उसे रिवाइव करना शुरू कर दिया है, प्रमोट करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे की क्या वजह है? वजह यह है कि इस पूरी कला को वो बचाना चाहती हैं, प्रिजर्व करना चाहती हैं। और ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, आपको इसका सिग्निफिकेंस को देखा जाता है। तो हमारे पास जो 3 ऑप्शंस थे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में इससे बनाया जाता था, इसे शुगुशेंग जो एक लोकल ट्री है उसके बार्क से बनाया जाता था, और इसमें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के हाइम्स मोनेस्ट्रीज क्या थे इसमें मेंशन किए जाते थे। ओके, समझ पा रहे हो आप? दूसरा क्वेश्चन, काला आजार इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज विच इज एंडेमिक इन मिडिल एंड साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपके सामने 2 ऑप्शन है। पहला, आपके सामने वही 3 ऑप्शन है, तीनों को आपको देखने डिस्कस करने हैं। दूसरा है, आप देखोगे इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआन इंटरमीबा हिस्टोरिका। तो काला आजार क्या एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल बीमारी है, ये आपको बतानी है। और ये मिडिल और साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब कि क्या, ये सिर्फ आपको भारत के मिडिल रीजन और साउदर्न रीजन में क्या है ऐसी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। दूसरा, ये आपको इंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआन से होता है। 5 सेकेंड है आपके पास। ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 2 ओनली, बोथ 1 and 2, and the option 4 that is neither 1 nor 2. Let's move to the answer. Option D is the correct answer. As you can see, neither 1 nor 2, यानी काला आजार जो है
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का पार्ट है, परंतु ये भारत के मिडिल और साउदर्न स्टेट्स एंडेमिक नहीं है। कैसे देखते हैं। देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली आपको जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन जी ने क्या किया था, आपको इस डिजीज के स्टेटस को रिव्यू किया था और ये 4 अलग अलग राज्यों में किया था, दैट इज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। आप पूछेंगे इन 4 राज्यों हैं क्यों, तो मैं आपको बता दूं यह 4 राज्य क्या है, एंडेमिक है, यानी कि यहाँ पर आपको काला आजार की बीमारी के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, यह बीमारी आपको एक तरह की प्रोटोजोआ से होती है जिसे हम लिस्मेनिया पैरासाइट कहते हैं, लिस्मेनिया पैरासाइट। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पैराग्राफ, लिस्मेनिया पैरासाइट्स ये बीमारी होती है और ये क्या है, आपको फीमेल जो मॉस्क्यूटो होती है, सैंडफ्लाइज होती हैं, वो क्या करती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये क्या करती है, फैलाती हैं। अगर वो बाइट करती हैं तो इसे फैल जाता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर मलेरिया के बाद माना जाता है इसे, और इसकी फर्टिलिटी रेट 95% के आसपास, यानी 100 लोगों में 95% अगर इलाज नहीं हुआ तो मर जाएंगे। अगर ये काला आजार की बीमारी स्पेशली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा में देखने को मिलती है, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जहां आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था या फिर आप देखोगे जो केमिकल्स होते हैं उसे उसके छिड़काव करने की व्यवस्था नहीं होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ट्रॉपिकल डिजीज़ेस क्या है। देखिए ट्रॉपिकल डिजीज़ेस बेसिकली हम वैसे डिजीज़ेस को कलेक्टिवली कहते हैं जो आपको डेवलपिंग नेशंस या फिर पुअर कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। ओके, ये ट्रॉपिकल डिजीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़, इट कंटेन्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़। ओके, तो काला आजार भी एक ट्रॉपिकल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है और ये बेसिकली ऐसे डिजीज़ेज गरीब देशों को ज़्यादा हिट करते हैं। आसान भाषा में कहोगे तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रॉपिकल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको फैली पड़ी हैं। तो आपको समझ में आ गया काला आजार न्यूज़ में क्यों था। काला आजार आपको रिसेंटली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का एंडेमिक है। वहाँ पर आपको यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया, इसे रिव्यू किया इसके स्टेटस को कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर आपको मोर्टेलिटी रेट है आज के समय में, ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, इसे रोकने के लिए जो हमारे काम किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावित तरीके से किए जा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू पोंग डैम लेक। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके पास 3 ऑप्शन है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर रावी, ये रिवर रावी के ऊपर बना है और शिवालिक हिल्स की जो वेटलैंड रीजन है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द महाराणा प्रताप सागर, बचपन में आपने पढ़ा होगा महाराणा प्रताप सागर डैम, या इसे हम उस नाम से भी जानते हैं। तीसरा है इट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इज़ वन ऑफ द रामसर साइट्स ऑफ द इंडिया। देखिए पोंग डैम लेक क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट है, ये भी आपको बताना है। आपके पास 5 सेकेंड है और 4 ऑप्शन है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। आप कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो। आइए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। द आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज ऑप्शन बी? 2 and 3, यानी इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और मैं आपको बता दूं 2002 में इसे रामसर साइट भी क्या किया गया था, बनाया गया था। अब ऑप्शन 1 में हमारा सही क्यों नहीं है? रिवर रावी पर ये स्थित नहीं है, यह रिवर बीज पर स्थित है। ठीक है, बीज जो नदी है उसके ऊपर आपको पोंग डैम मिलेगा और ये आपको बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओगे तो शिवालिक हिल्स के वेटलैंड रीजन में स्थित आपको मिलेगा। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली आप देखोगे कि यहाँ पर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगभग मरी हुई मिली थी, 750 माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में आपको पोंग डैम लेक में मिली थी मरी हुई। दैट्स वाई दिस डैम वाज इन न्यूज़। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप के ऑनर में इसे नेम किया गया था और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यह एक इंटरनेशनल वेटलैंड साइट भी है यह। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंडर रिवर बीज के ऊपर सिचुएटेड है, ये आपको याद रखनी है, शिवालिक रेंज और हिमाचल प्रदेश में। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज related to FCI. With reference to the Food Corporation of India, consider the following statements. First option, FCI is the only agency which undertakes procurement of wheat and paddy. क्या फूड कॉरपोरेशन एक ऐसी एजेंसी है जो वीट और पैडी का क्या करती है, प्रोक्योरमेंट करती है, उसे इकट्ठा करती है। कोर्स ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रोक्यूर्ड बाई FCI. कोर्स ग्रेन्स
क्या FCI के द्वारा प्रोक्योर किया जाता है। प्रोक्योर का मतलब होता है आप इकट्ठा कह सकते हो, ठीक है। तीसरा, इट इज़ अ स्टैटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है, एक स्टैटरी बॉडी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 5 सेकेंड है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3. Move to the answer. So option C is the correct answer. What is the option C? Only 3. That is, it is the statutory body under the Ministry of Consumer Affairs. देखिए, FCI बेसिकली एक नोडल सेंट्रल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई जितनी भी नियम हैं आपको, ठीक है, वो उसमें निकालता है। जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन है, रेगुलेशन है, वो उसे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये वीट और पैडी की जो प्रोक्यूरमेंट है, like along with the other state agencies undertake the procurement of the wheat paddy under the price support scheme। तो आप देखोगे MSP की एक स्कीम चलाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पर इसकी प्रोक्यूरमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। कोर्स ग्रेन्स आर प्रोक्यूर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द सेंट्रल पोल एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोर्स ग्रेन्स आपको स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्यूर करने का काम करती है। स्टैटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में, ओके। और इसके जो टॉप ऑफिशियल होते हैं वो इसके चेयरमैन भी होते हैं, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज किया गया है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ द हाइएस्ट वेटेज, यानी इन 8 कोर इंडस्ट्रीज में से हाईएस्ट वेटेज किसका है। स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, या फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। ये 4 बेहद ही महत्वपूर्ण आपको देखोगे इंडस्ट्रीज हैं। आउट ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बताना है इनमें से 4 में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया। आपका समय समाप्त होता है अब, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री। रिसेंटली आप देखोगे क्या कि 8 तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं भारत में, से कोर इंडस्ट्रीज का आप देखोगे उससे आइडेंटिफाई किया गया, यानी यह 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है इसकी मदद से भारत की जो डेवलपमेंट है काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है, ओके। द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज नियरली 40% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। IIP क्या है? IIP स्टैंड्स फॉर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होते हैं उसकी प्रोडक्शन रेट को मेज़र करने का काम IIP करती है, ओके। 40% ये क्या करते हैं, 8 जो हमारे क्या हैं कोर इंडस्ट्रीज हैं वो कंटेन करते हैं। ये कौन कौन सी हैं, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी स्टील, चौथी कोल, पाँचवीं क्रूड ऑयल, छठी नेचुरल गैस, 7वीं सीमेंट, और 8वीं हमारी जो लास्ट है फर्टिलाइजर्स। यह 8 कोर इंडस्ट्रीज पर आप ऐसा कह सकते हो कि भारत लगभग आधा से ज़्यादा क्या है निर्भर करता है अपने प्रोडक्शंस के लिए। मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ रिलेटेड टू इनक्वाइज with reference to the Indian National Center for Ocean Information Services. Consider the following statements. Option 1, it is an autonomous organization under the Ministry of Science and Technology. It is located in Hyderabad and was established in 1999. There are 2 different options, okay. You have 5 seconds. 1 only, 2 only, both on 1 and 2, neither 1 nor 2. The time is over. Move to the answer. The answer is option B. What is option B? 2 only. That is solution के बारे में बात करते हैं। क्या है आपका, देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल ओशन। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक आप देखोगे डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, ऑफ इनकोइज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये क्या है? ये बेसिकली आप देखो कि एक ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन सर्विस है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जो ऑपरेशंस किए जाते हैं। लाइक आप देखोगे वहाँ पर हमारे स्टेशन है, मैत्री स्टेशन है, भारती है,
ठीक है। तो इस तरह के स्टेशन से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाती हैं और ऑपरेशन चलाई जाती हैं वो इस तरह की संस्था करती है। यह संस्था आपको गोवा में स्थित है, ठीक है, ना कि आपको हैदराबाद में। वेल, ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ये आपको ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि आपको स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से काम करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है, ठीक है, ये आपको समझना है। इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज it prioritizes the request for the specific services from the diverse user community that ranges right from the fishermen to offshore of oil exploration industries. टारगेटेड इसके क्या है? यूजर्स फिशरमैन हैं, मरीन फिशरी रिसोर्स मैनेजर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू FSSAI. FSSAI stands for Food Safety and Standards Authority of India, ठीक है। इस तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। इट कैप द लिमिट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये आपको इस बार। ऐसा कहता है कि FSSAI ने क्या किया है, आपको ट्रांस फैटी एसिड्स जो है आपको उसको उन्होंने लिमिट कर दिया है इस बार। और ये 5% की जो परमिसेबल लिमिट है 2022 तक, ठीक है, ठीक है, 10% तक की जो परमिसेबल लिमिट है, ठीक है, उसमें वो 5% तक 2022 तक उनका टारगेट है करना। ऑटोनॉमस बॉडी इन एस्टैब्लिश्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और तीसरा, ईट राइट मूवमेंट एंड हार्ट अटैक रिवाइंड मास मीडिया कैंपेन इनके द्वारा क्या है, चलाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, एंड 1, 2 and 3। द आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज 1 and 2। 1 and 2 is the right answer. Let's move to next one और समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें हमारे मध्य। इंडिया रूल टू कैप TFA फैट्स ऑयल एट 2% बाई 2022। सी 2022 तक क्या है, आपको 2% तक लाने की कोशिश की जाएगी। आपको देखिए 2021 तक 3% तक TFA क्या किया गया था, उसको इसकी कैपिंग की गई थी। 2022 तक हमारा टारगेट है 2% तक इसकी कैपिंग रखना है। और FSSAI क्या करती है, इसकी कैपिंग डिसाइड करती है। और इसकी परमिसेबल लिमिट है 5%, याद रखनी है आपको। 2011 में इसकी जो परमिसेबल लिमिट थी वो 10% थी, ओके, जिसे 2015 में घटा करके 5% तक किया गया था। TFA बेसिकली क्या है, यह आपको जब हाइड्रोजन तेल के साथ रिएक्ट करता है तो घी बटर जैसे आपको क्या होते हैं, आपको प्योर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसके थ्रू TFA प्रोड्यूस होता है। TFA बेसिकली आप बात करोगे तो आर्टिफिशियली, ज़्यादा मात्रा में आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बट नेचुरली भी ये को काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है। ओके, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। FSSAI लॉन्च 2 इनिशिएटिव, दैट इज ईट राइट मूवमेंट, हार्ट अटैक रिवाइंड मास्क मीडिया कैंपेन। FSSAI ने ये 2 तरह के कैंपेन चला रखे हैं ताकि हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, ट्रेजरी बिल्स हैव अ मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 364, यस और नो। They are issued at a discount to original value and the buyer gets the original value upon maturity, yes or no. They are issued by both central and state government of India, yes or no. They are available for a minimum amount of rupees 25,000 and in multiples of rupees 25,000. Which of the following events are correct or not? You have 4 options. Kindly choose the correct options correctly. Move to the answer. Option C. What is option C? 1, 2 and 4 is the correct answer. So option C is option C, that is they are issued by the both central and state government of India. This is wrong. Why? They are issued by only by the central government, not by the state government. Always remember. और बाकी के जितने भी ऑप्शन है वो सही हैं। लेट्स डिस्कस इट। रिसेंटली RBI ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन किया है और ट्रेजरी बिल के ऑक्शनिंग से रिलेटेड जो कैलेंडर है वो रिलीज़ किया है, इशू किया है। ट्रेजरी बिल्स क्या है, इसे हम T बिल्स के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है 364 डेज़ की होती है।
इसे हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक फंड है, ठीक है, जो 1 साल से कम के जो मैच्योरिटी पीरियड होती है उससे डील करता है। ये 3 तरह की मैच्योरिटीज़ में आता है। पहला है 91 डेज, दूसरा 182 डेज और तीसरा 364 डेज। आप देखोगे तीनों के तीनों जो मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, ट्रेजरी बिल की, वो 1 साल के अंदर की है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ओके, 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, आपको 14 डे इमीडिएट ट्रेजरी बिल्स भी वो इश्यूज किया करती थी, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे वो डिस्काउंट पर उसे इशू किया जाता है। जैसे 100 रुपये की अगर ट्रेजरी बिल है तो उसे 95 रुपीज़ के डिस्काउंट पर भी क्या किया जा सकता है, उसे इशू किया जा सकता है। बट जो बायर है उन्हें मैच्योरिटी डेट से पहले क्या है, आपको पूरे के पूरे 100 रुपये पे करने होंगे। तो डिस्काउंटेड वे में भी इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स क्या है, आपको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, यहाँ पर काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं। इंटरेस्ट अगर ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो मार्केट फोर्सेस के थ्रू इसे डिटरमाइन किया जाता है। मार्केट फोर्सेस बेसिकली जो हमारे लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड है उसके बेसिस पर जो हमारी ट्रेजरी बिल्स हैं उसको डिसाइड किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स जो हमारे मिनिमम अमाउंट 25,000 और 25,000 के मल्टीपल्स पर अवेलेबल होते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 विथ रेफरेंस टू द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर। आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसे कंसीडर करना है। पहला, इट इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स टुगेदर, यानी आप एनिमल हस्बेंड्री भी एक साथ करते हो और क्रॉप्स भी क्या करते हो, उगाते हो, दोनों काम एक साथ करते हो। दूसरा, इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रो इकोलॉजी, एग्रो इकोलॉजी के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। तीसरा, इट यूजेस फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर दैट एड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी ये आपको माइक्रोबियल कल्चर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। 4 ऑप्शन हैं, कौन से सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। Let's move towards the answer, that is option B is the correct answer. What is option B? 2 and 3 is the correct answer. Option 1 is not the correct. Let's brief these questions. First option, statement 1 is not correct. Why? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है एक मेथड है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसे ट्रेडिशनल भारत के जो प्रैक्टिसेस थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थे, वहाँ से ड्रॉ किया गया है, वहाँ से इसे इंस्पिरेशन लिया गया और इसे किया गया है। स्टार्टिंग में इसे महाराष्ट्रियन के जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे और जो हमारे पद्मश्री भी थे वो सुभाष पालेकर ने क्या किया, प्रमोट किया था, ठीक है। और ये इट प्रमोट्स द एप्लीकेशन ऑफ जीवामृता। जीवामृता क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश देसी काउ डंग एंड एज्ड देसी काउ यूरिन, ठीक है, यानी जो फ्रेश देसी के जो गोबर होते हैं और जो पुराने जो मलमूत्र होते हैं गाय के, जैगरी, गुड़, पल्स, फ्लोर, वाटर, सॉइल, इसको मिलाया जाता है फार्मलैंड पर, ठीक है। और द रियरिंग ऑफ द एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर आर कॉल्ड द मिक्स्ड फार्मिंग। और जब हम क्या करते हैं, एनिमल्स को भी रखते हैं, यानी एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, उनसे दूध का प्रोडक्शन करते हैं, मीट का प्रोडक्शन करते हैं, दूसरी चीज़ क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, तो इस पूरे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो कि स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ये एग्रो इकोलॉजी के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ओके, यानी इससे जो हमारे पॉल्यूशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, एप्लीकेशन ऑफ जीवामृता यानी कि फ्रेश मिक्सचर ऑफ, आप देखोगे मिक्सचर ऑफ फ्रेश देसी काउ डंग और एज्ड देसी काउ यूरिन के बेस ऊपर ये क्या है, आपको बेस्ड है। तो आप कैसा कह सकते हो कि इससे हम लोग क्या करते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। नेक्स्ट, मूव टू एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर माजुली आइलैंड वाज सीन इन द न्यूज़। इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यू हैव 4 ऑप्शंस, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज ये नेक्स्ट इसके आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। माजुली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, situated in Assam
एट ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना। माजुली आइलैंड जो है क्या है, आपको देखोगे कि एक आइलैंड है, ठीक है। सॉइल इरोजन की वजह से क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिसअपीयर हो रहा है और हेवी फ्लड्स इस रीजन में आते हैं। आपको पता है हर साल ब्रह्मपुत्र काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स लेकर आती है असम वाले रीजन में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, खासकर असम वाले रीजन में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली आइलैंड, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर असम में सिचुएटेड है, ओके, और ये एरिया वाइज 352 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। और इट हैज़ इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स ऑफ असम सिंस 16th सेंचुरी विद द प्राइमरी हब ऑफ द नियो वैष्णवाइट कल्चर। नियो वैष्णवाइट कल्चर क्या है, आपको यहाँ पर प्रेवलेंट मिलेगा, 16th सेंचुरी से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये फैला हुआ था। तो माजुली आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड मतलब जो रिवर में एक आइलैंड जो सिचुएटेड है उसे हम रिवरिन आइलैंड कहते हैं, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर असम, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और ये हर साल न्यूज़ में रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक देखोगे आप ब्रिज भी बनाया जा रहा था ताकि इसको मेनलैंड असम से लिंक किया जा सके, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या था, आपको न्यूज़ में भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाने से पहले एक ही बात बोलूँगा, डिज़र्व बिफोर यू डिज़ायर। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा हर दिन 10 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आऊँ, प्रोड्यूस करूँ। एंड अगर आप चाहते हो ऐसी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊँ, 15 करूँ, 20 करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो क्यूरीज़ हैं, अपने कंसर्न्स हैं, अपने सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसे मेंशन कर सकते हो। मैं उसे ज़रूर देखूँगा और रिस्पॉन्ड करूँगा, ओके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।